सो हमने बायो में अब तक 3 लाइफ प्रोसेस पढ़ी थी, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया था, रेस्पिरेशन हो गया था, और सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया था। सो टुडे स्पेसिफिकली विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम and human skeletal system. But before that, a little bit few things still left about blood and blood pressure. ठीक है ना, हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया था। हार्ट के बाद अब उसमें 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट होता है, पल्स क्या होता है, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापने की कौन सी डिवाइस होती है, ये सारी चीजें हमारी उस दिन रह गई थी। विल कवर दैट लिटिल बिट पार्ट, देन विल स्टार्ट विद एक्सक्रीशन एंड देन विल डू द स्केलेटल सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, सो सर्कुलेटरी सिस्टम इसी के पार्ट में आता है कि हमारा पर मिनट हार्ट बीट कितना होता है। कितना होता है हार्ट बीट पर मिनट? 70 से 72 टाइम्स। ठीक है, 70 to 72 टाइम्स होता है पर मिनट। दिस इज ओनली ड्यूरिंग रेस्ट, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम में से कोई भी रेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इट इज नॉट दैट कि आई एम टीचिंग दैट मीन्स ओनली आई एम वर्किंग। ठीक है, ये जो आप लोग यहाँ पे सुनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और ये जो सुनने का दिखावा कर रहे हो, ये सब में भी एनर्जी लगती है। ठीक है, सो यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन, यू आर प्रिटेंडिंग टू हियर, ठीक है, ऑल दिस ऑल्सो कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हो तो फिलहाल अगर आपकी सिर्फ आंखें खुली भी है ना, कुछ नहीं कर रहे हो, ओनली यू आर हैविंग योर आईज ओपन। ठीक है, सो इन दैट केस ऑल्सो यू आर कंज्यूमिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज हमारे आंखों का नॉर्मल पोजिशन क्या है, वो है पीछे की तरफ रोल होना। ठीक है, हमारा जो आंख है, जब हम लोग एकदम थक जाते हैं, देखना अपने आप जो है आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बची है इतनी भी कि आपकी आंखों को सीधा रखे, वो पीछे की तरफ रोल हो जाएंगी और आपका शटर बंद हो जाएगा। दैट इज व्हेन यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड। ठीक है, मतलब आप ऐसे फोन पकड़े हुए हो, ठीक है, रिलेटेबल लगेगा आपको, फोन पकड़े हुए हो और आंखें अपनी बंद हो गई और फोन थपक से मुंह पे गिरता है। ठीक है, जब रात को लेटे लेटे, उस पीरियड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बुक्स के साथ तो हुआ नहीं होगा आपके साथ, है ना। नॉर्मली इट डज नॉट हैपन विद बुक, कि बुक खुला हुआ है, हम पढ़ रहे हैं और बुक हमारे ऊपर गिर गई। दैट यूज्ड टू हैपन पुराने जमाने में। अब होता है कि हम लोग फोन लेते हैं और आंख लग जाती है और फोन गिरता है मुंह पे। वो ऐसा 10th में। ओके, सोने के लिए बुक पढ़ते हैं हम तो, ओ अच्छा। ओके, एनीवेज, सो समझ रहे हो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे आंखों के जो आई बॉल्स है ये पीछे की तरफ रोल हो जाती है। जिस जिस टाइम पे हमारा ये जो आंखों के सामने का जो आईलिड है ये बंद हो जाता है। ठीक है ना, तब जाकर आपकी बॉडी के अंदर सारी एनर्जी खत्म हो गई, आप ऐसे समझना। ठीक है, तो अभी अगर आपकी आंखों का आईबॉल सामने है, स्क्रीन की तरफ देख रहा है, सीधा है, ठीक है, दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग सम एनर्जी इन ऑर्डर टू कीप योर आईबॉल इन फ्रंट। ठीक है ना, सो अगर आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, नाउ रिलेट दिस वे, अगर आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो तो उस एनर्जी को फिर से भरपाई भी करवाना पड़ेगा। बॉडी के अंदर से एनर्जी कुछ कम हो गई, इट नीड्स टू बी रिकवर्ड अगेन। तो रिकवर होने के लिए क्या चाहिए? उसको रिकवर करने के लिए जो है ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जाता है लंग्स में, लंग्स के बाद वो मिलता है एल्वोलाई में, एल्वोलाई से जाता है खून में, और खून से पूरे बॉडी पार्ट में कैसे पंप होगा? थ्रू द हार्ट। तो इसके वजह से आपकी हार्ट बीट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। सो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर जब कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है, ठीक है, बॉडी के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है, ऐसा हो सकता है क्या? तब आप मर जाओगे। ठीक है, मतलब बेसिकली यू आर फिजिकली नॉट डूइंग एनीथिंग, बट स्टिल योर हार्ट, योर लंग्स, योर किडनीज, योर स्टमक, एवरीथिंग इज वर्किंग। So in order to give them the basic requirement of energy, 70 से 72 times the heart will beat. Apart from that, if you are doing any other work, ठीक है, keeping your eyes open also, then also it will require more energy. For that, the heartbeat will increase. It will generally be around 80 to 85 when you are doing some light task. अभी जैसे आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, ठीक है ना, बुक पढ़ रहे हो, टीवी देख रहे हो, इन सब में लाइट टास्क है, 80 से 82 के आसपास रहेगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर रहे हो, इधर से उधर चल रहे हो, अराउंड 90 रहेगा। जब आप कोई एथलीट को दौड़ते हुए देखोगे, ठीक है, इफ यू सी समवन रनिंग और समथिंग, और इफ यू रन, ठीक है, तो 100 से 150 के आसपास रहेगा। ठीक है, एकदम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट चल रहा है, सो अराउंड अराउंड
190 से 200 के आसपास रहेगा, उससे ऊपर होना अच्छा नहीं है। उससे ऊपर जितना ब्लड पंप होगा, उसको जाने के लिए उस पाइप में जगह नहीं है उतनी, आर्टरीज भी फट जाएंगी। ठीक है, सो अराउंड 200 210 काफी हो गया, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए हार्ट बीट्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ आर हार्ट बीट्स आर। अब ये तो हो गया हार्ट बीट। अब हम लोग अपना पल्स चेक करते हैं। कहाँ पे चेक करते हैं पल्स? वेयर डू वी चेक आवर पल्स? रिस्ट पे, इधर कलाइयों पे, है ना, इधर चेक करते हैं। तीन जगह पे कर सकते हैं वैसे। ठीक है, हम लोग जो है तीन जगह पे कर सकते हैं। एक है अपना रिस्ट, एक है इधर नेक, और एक है इधर टेम्पल। ये सर के इधर, जब सर दर्द देता है तो आप देखोगे लोग इधर दबाते हैं। ठीक है, दिस कॉल्ड एज टेम्पल। ठीक है, ये तीन एरियाज है जहाँ पे आपकी आर्टरीज आपके मतलब स्किन के काफी करीब है। ठीक है, these are the 3 points where your arteries are close to the skin, you can touch those places. So आप समझो, रिलेट दिस, जितने बार हार्ट पंप करेगा उतने बार, ठीक है, देखो ये है आपका एक पाइप। ठीक है, आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा कि जैसे ही ये एक पाइप रहता था, जैसे ही यहाँ पे एक नल खुलता है, ठीक है, लेट्स से कि ये पाइप से कनेक्टेड है ये नल, जैसे ही ये नल को खोला जाता है तो इसके अंदर से वो पानी दिखाता है, ऐसे ये ऐसे फूल जाता है और ये ऐसे, imagine this is moving forward. जैसे जैसे the water is moving forward, this bulged area is also moving forward. So you must have seen in Tom and Jerry. So similar activity happens when your blood, ये क्या बोलते हैं, heart pumps the blood. तो हार्ट जैसे ही पंप करता है तो आर्टरी के अंदर आपका जो ब्लड है उस तरीके से वो थोड़ा सा फूल जाता है और आगे बढ़ता है। ठीक है ना। सो हम लोग अपने रिस्ट पे क्या देखते हैं, हम लोग वही जो थोड़ा सा फूला हुआ जो एरिया दिखता है ना आपको पाइप में, वही चेक चेक करते हैं यहाँ पे। इट विल बेसिकली राइज अ लिटिल, दैट राइज विल कम टू नो कि अच्छा हार्ट बीट हुआ है। ये हार्ट बीट होगा, वो पंप करेगा बहुत तेजी से, आर्टरी से खून जाएगा। जब वो खून जाएगा तो आपको यहाँ पे रिस्ट पे फील होगा। हरी बात समझ में? तो बेसिकली योर पल्स रेट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर हार्ट बीट। सो जितने बार आपका हार्ट बीट करेगा उतने बार आपका जो है कलाई ये फूलेगा, उतने बार आपके आर्टरीज में जो है वो थोड़ा सा जो है यू विल फील दैट। ठीक है, एक्सपेंशन। क्लियर है ये चीज? सो बेसिकली टू डिफरेंट कंसेप्ट आर देयर, बट दे आर रिलेटेड इन दिस वे। जितने बार हार्ट बीट करेगा उतने बार देयर विल बी अ राइज और एक्सपेंशन ऑफ योर आर्टरीज, एंड वी कैन से दैट कि उतने बार हमारा हार्ट बीट कर रहा है। तो इसलिए पल्स से हम लोग हार्ट बीट का अंदाजा लगाते हैं। अब हार्ट कैसे, मतलब हार्ट को हम लोग कैसे छू कर पता करेंगे कितने बार बीट हो रहा है? तो हम लोग पल्स रेट से हार्ट बीट चेक करते हैं। ठीक है ना, पल्स समझ में आया? सो बेसिकली पल्स रेट क्या है? दिस इज ऑल्सो सिमिलर, 70 से 72 टाइम्स। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर दो होते हैं, है ना, हम बोलते हैं ऊपर का और नीचे का। ठीक है ना, तो ऊपर का और नीचे का मतलब क्या? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, वन इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक, अदर इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर शुड बी अराउंड 120 mmHg, डायस्टोलिक प्रेशर शुड बी अराउंड 80 mmHg। ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी भी आम आदमी का। ठीक है, अगर इतना है इसका मतलब आपका रेंज एकदम मतलब सही है। इससे ऊपर या इससे नीचे दोनों अच्छा नहीं है। ठीक है, इससे ऊपर को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपर टेंशन दैट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। और अगर इससे नीचे है तो दैट इज कॉल्ड एज लो ब्लड प्रेशर। ठीक है ना। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? वैसे आज के डेट में तो डिजिटल मशीन्स आ गई है। सो डिजिटल मशीन में तो कुछ नहीं करना है, वो एक टेप लगाते हैं इधर, ठीक है, उसको टाइट करते हैं और मशीन को ऑन कर देते हैं। सो यू मस्ट हैव सीन कि वो धीरे धीरे मशीन का वो जो है ना वो आपके हाथ को टाइट कर देता है। अगर घर में मशीन होगा तो आपने किया होगा कभी। ठीक है, सो इफ यू प्रेस दैट स्टार्ट बटन, इट मेक्स इट टाइट, है ना, वो प्रेस करता है। और एक पॉइंट के बाद वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाने लगता है, इट बिकम्स रिलैक्स्ड, राइट। सो व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट मैकेनिज्म। ठीक है, अब क्या है कि अपना एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बहुत पुराना है ना, 1985 में लास्ट एडिट हुआ था, और उसी को हर साल रीप्रिंट कर करके लास्ट रीप्रिंट एडिशन 2017 है। दैट मीन्स 5 साल पहले रीप्रिंट हुआ था बुक। ठीक है ना, तो उसमें ज्यादा कोई चेंजेस वगैरह है नहीं। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द ओल्डर वर्जन, एंड यूपीएससी इज आल्सो गोइंग टू गिव यू द ओल्डर वर्जन।
तो ओल्ड वर्जन में क्या होता था पहले वो समझते हैं। ये आज के जो डिजिटल मशीन है वो भी मोर और लेस उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो होता क्या है, ये है सनी देओल का 2.5 kg का हाथ। इसको पहना दिया हमने इधर एक वार्म बैंड। ये आर्म बैंड कनेक्ट रहता था, आपने अगर देखा होगा पुराने जमाने वाला जो मशीन था, इट वाज कनेक्टेड टू अ बिग इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस। It used to have this readings, and if you still want to see this machine, you can go to MH Khadki, ठीक है, or any kind of army institute. They are still having this machine, and it also has a bulb, ठीक है। ये ग्रीन कलर का एक पंप देखा होगा आपने, फुसफुस टाइप का, इसको प्रेस कर करके इसको टाइट करते हैं, ठीक है। एंड along with that they have a stethoscope. जय हिंद। Now how does it work? अब ये जो मशीन है, इस मशीन में ये जो रीडिंग्स दिख रही है इधर, ठीक है, ये जो मार्किंग्स है, इस मार्किंग्स आर इन मिलीमीटर्स, ये मिलीमीटर में रहता है। और नीचे से इसमें जो राइज करने वाला है वो है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का सिंबल इज Hg। सो जितना राइज करेगा, लेट से इस पॉइंट तक राइज किया, ये पॉइंट है लेट से 200, तो ये क्या होगा 200 mmHg। तो ये 200 mmHg क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। इफ यू रिमेम्बर, आई टोल्ड यू कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना mmHg होता है, 760 mmHg। यस, ठीक है। सो ये है हमारा प्रेशर 200 mmHg तक। सो क्या करते हैं कि ये क्लैंप को हाथ में लगाने के बाद, ठीक है, वो इस बल्ब को, नीचे जो बल्ब है उसको प्रेस करते हैं। उसको प्रेस करते 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 दे टेक इट टू अ लेवल ऑफ 200 mmHg। 200 mmHg तक के लेवल पे इसको ले जाते हैं। 200 mmHg का लेवल एक बार पहुंच गया तो उसके बाद वो उसको रिलीज करते हैं। अब 200 mmHg पे हुआ क्या है, 200 mmHg पे आपके जो आर्टरीज है ना वो बंद हो गए। ये मान लो आर्टरी है, तो प्रेशर के कारण ये यहाँ से जो है बंद हो चुका है। सो द ब्लड इज नॉट मूविंग एनीवेयर, ये यहाँ पे जो है अटक गया इधर। सो बिकॉज ऑफ 200 mmHg द आर्टरीज हैव क्लोज्ड डाउन, वो बीच में से ऐसा दब गया है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे 200 से ये छूटेगा, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट ओपनिंग नाउ, ठीक है। सो नाउ ये बल्ब को जैसे ही छोड़ देंगे, दिस प्रेशर इज गोइंग टू फॉल। तो 200 से 190 180 ऐसे करते करते नीचे आएगा। एट द सेम टाइम ये डॉक्टर ने यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के रखा होगा आपके हाथ पे, कुछ सुन रहा है वो। क्या सुन रहा है, सो बेसिकली एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि जब ये इतना खुलेगा कि जिसमें से एक एक बूंद करके ब्लड नीचे गिरेगा। मेरी बात समझ में, इट विल ओपन एट सच लेवल। नहीं नहीं, उतना रप्चर छोड़िए, थोड़ा सा ऐसे उसको सिर्फ प्रेस करके बंद कर रहा है, फिर से उसको खोल देगा। एक पाइप ले लो, उसको दबाओ, उसमें से पानी जा रहा होगा तो 2 मिनट के लिए रुक जाएगा, जैसे ही छोड़ दोगे ठीक हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट वेयर द प्रेशर हैज बीन रिलीज्ड अ लिटिल सो दैट ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। समझ आ रहा है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, समझ आ रहा है? ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में तो आर्टरी ओपन रहता है, तो इसके अंदर से फुल्ली ब्लड जाता है। जब फुल ब्लड जा रहा था, अब उसको हमने जो है दबा दिया,
ठीक है, वी हैव प्रेस्ड इट इन सच अ वे नाउ कि इसके अंदर से ब्लड जा ही नहीं रहा. नाउ वी हैव डिक्रीज द प्रेशर अ लिटिल, जिससे कि अब इसमें बूंद बूंद ब्लड नीचे की तरफ गिर रहा है. अब जब ये बूंद बूंद गिरेगा टप 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 करके, सो इसको स्टेथोस्कोप पे जो है टैपिंग साउंड सुनाई देगा. एट दैट पॉइंट द डॉक्टर विल हियर द टैपिंग साउंड. सो ये जो टैपिंग साउंड है, ये टैपिंग साउंड जिस पॉइंट पे उसको सुनाई दिया, उस पॉइंट पे वो प्रेशर मेजर करेगा कि कितने पे वो आवाज आई. जनरली वो 120 mmHg पे आनी चाहिए. जब वो 120 mmHg पे आए तब द टैपिंग साउंड शुड स्टार्ट. ठीक है ना. सो नोट कर लेगा. अब कैसा है कि अगर किसी इंसान का 140 पे आ रहा है तो नोट कर लेगा कि 140 पे इसका सिस्टोलिक प्रेशर है. दैट मीन्स इट इज हाई प्रेशर. 120 होना चाहिए था, 140 हो रहा है, दैट मीन्स वो हाई प्रेशर है. ठीक है, तो ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा है, इसीलिए 120 के बदले 140 पे ही टैपिंग साउंड आ गया. ठीक है ना. फिर उसको और नीचे गिरने देगा, द प्रेशर विल फॉल मोर. सो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब ये अब काफी इजीली खुल जाएगा और ब्लड इजीली अब फ्लो कर पाएगा. So at this point, now the boonde are not falling. It is not falling drop by drop. Now it is continuously falling here in a flow. So now the tapping sound will go away. टैपिंग साउंड जैसे ही चले जाएगा वो उसको फिर से मार्क करेगा कि टैपिंग साउंड आना कब बंद हो गया था. सो दैट शुड बी जनरली अराउंड 80 mmHg. सो 80 mmHg पे द टैपिंग साउंड शुड गो अवे. सो इफ द टैपिंग साउंड हैज गॉन अवे, दैट मीन्स ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है. at this point the blood flows continuously, not in droplets. आई बात समझ में. तो ये दोनों को नोट कर लिया, काम हो गया. अब किसी इंसान का जो टैपिंग साउंड स्टार्ट हुआ था वो 140 पे हुआ है, और जो टैपिंग साउंड बंद हो जाना है मतलब जिस पे वो रेगुलर फ्लो हो रहा है, लेट्स से वो 90 पे है. दैट मीन्स दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन. समझ में आई बात. ओके. नाउ दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज स्पैग्मोमैनोमीटर. ठीक है, बड़ी मुश्किल से 10th में मेरे दांत टूट गए थे लेकिन याद किया था. ठीक है, स्पैग्मो मैनोमीटर. ठीक है, क्लियर है. सो दिस इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ बीपी. अब कुछ इसी प्रिंसिपल्स पे इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है वो भी ऐसी जज करता है. सो अगर कभी आप अगली बार करो तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको टैपिंग फील होगा. ठीक है, अब क्योंकि कंसेप्ट पता है ना, सो वेन एवर आई डू, आई हैव ऑलवेज सीन कि जिस पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे अंदर बूंदे गिरने लगी है, ठीक है, तो मैं नोट कर लेता हूँ कि उस टाइम पे मेरा प्रेशर कितना दिख रहा था. ठीक है ना. और उसके बाद वो बूंदे मतलब चली गई. ठीक है, और जनरली उस टाइम पे वो रिजल्ट दिखाता है. सो आई हैव ऑलवेज सीन कि जितने पॉइंट पे मैं नोट करता हूँ उतना ही मेरा बीपी आ रहा है. ठीक है, सो आई हैव डेवलप्ड दिस हैबिट नाउ. सो मैं अभी खुद अपना ही देख पाता हूँ. आई ट्राई टू कम्पीट माई सेल्फ विद द मशीन. ठीक है, एंड जनरली सही आता है. सो अगली बार आप भी कर पाओगे. ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना इस चीज का, यू विल बी ऑल्सो एबल टू जज इट. कंसेप्ट क्लियर है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. ओके. अब मेरा एक सवाल है. सवाल ये है कि ये जो बैंड पहनाया, ये बैंड हम लोग आर्म पे लगाते हैं ना जनरली. अगर मैं इसको इधर रिस्ट पे लगाऊं तो प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए कम आना चाहिए. शुड द प्रेशर बी मोर और लेस. मैंने यहाँ पे आर्म पे लगाया, इसको अगर मैं रिस्ट पे लगा लूं, ये जो बैंड है, दिस बैंड which is on my arm, if I put this on my wrist over here, what should be the result of the pressure? Should it be less or should it be more? Okay, it should be same. Okay. हाँ, ये भी एक ऑप्शन है. चलो सेम, हाई, ज्यादा, लेस, सारे ही बता दिए. ओके. ओके, तो ये था मेरा पहला सवाल था. एक्चुअली 0. ओ ग्रेट. ठीक है. ओके. अब मेरा दूसरा सवाल ये है
कि इसको हम लोग आम पे ही क्यों लगाते हैं? Why do we put it on our arm? स्किन से दूर होती है आर्टरी। अच्छा, हार्ट के पास हो। इसमें फिजिक्स है बेटा, रुक जाओ। अब शांत हो जाओ, समझ गया कि तुम्हें नहीं आता कंसेप्ट। मेजर वेना cava, नो, ध्यान दो। ब्लड फ्लो से रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड है। ये एक बाल्टी है, ठीक है, इसके अंदर पानी है। सो फ्लूइड्स का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। सो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग पानी में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल दे, लेट से मैंने यहाँ पे एक मग डाल दिया, ठीक है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर एक मग डाल दिया, ब्लड फ्लो फास्ट होगा ना, रुक जाना देख ले। ठीक है, सो अभी हमने क्या किया कि बाल्टी में पानी भरा और पानी के अंदर हमने एक मग को डुबा दिया। सो इस मग के ऊपर प्रेशर कितने डायरेक्शंस में लग रहा होगा? सारे। इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर जो है इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, ऊपर से भी लगेगा, नीचे से भी लगेगा। ट्रू? यस, ओके। नाउ आई एम नेमिंग ऑल दिस पॉइंट्स। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना? ए बी सी डी। कौन से पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा लग रहा है? एट विच पॉइंट द प्रेशर विल बी द मैक्सिमम? वेरी गुड, डी पे लगेगा, ठीक है। सबने पढ़ा होगा ये, अपवर्ड फोर्स लगता है। सी से डी का प्रेशर ज्यादा होगा जिसके कारण अपवर्ड फोर्स लगेगा। लेट से यहाँ पे 5 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो ये 5 न्यूटन से अपवर्ड फोर्स होगा, ठीक है, बिकॉज ये 5 को काट देगा और 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज अपवर्ड फोर्स। वेरी गुड। ए और बी पे क्या होगा? व्हाट विल बी एट ए एंड बी? सेम रहेगा बिकॉज ये सेम लेवल पे है। ग्रेट, तो कंसेप्ट तो तुमको सारे आते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, दे विल बी सेम। अब इसको ह्यूमन पे लगाओ, ये हमारा सर है, ठीक है, ये हमारा नेक वाला रीजन है, ये हमारा हाथ है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारे पैर है। सेम कंसेप्ट लगाओ इधर। यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, सो इसी के करीब लेवल पे हम लोग यहाँ पे अपना वो बैंड लगाते हैं। इसको आप राइट में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? इट विल कम आउट टू बी द सेम प्रेशर। राइट में लेफ्ट में फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये लेवल हमारा हार्ट के बराबर है। लोग जनरली लेफ्ट में इसलिए लगाते हैं बिकॉज हार्ट इज लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देयर विल बी नो चेंज इफ यू पुट इट ऑन योर राइट आर्म ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब दो, अगर हमने रिस्ट पे लगाया तो क्या होगा? ज्यादा होगा ना रे। डेप डी पे क्या हुआ था? डी पे प्रेशर क्या था? ज्यादा था ना सी से। तो अगर हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? पैरों में। पैरों में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, यस। और सबसे कम सर पे होगा। वेरी गुड, ठीक है ना? सर पे काफी कम प्रेशर रहता है। इनफैक्ट अगर कभी बहुत ज्यादा हो गया ना, अगर सर पे प्रेशर, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ से बहुत ज्यादा खून चढ़ गया सर से, सर के तरफ, तो आंखों से, कान से, नाक से, हर जगह से ब्लड निकल आएगा, ठीक है ना? वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है उस टाइप के। वो एक टाइप का हार्ट अटैक है।
हार्ट जो है एबनॉर्मली बहुत ज्यादा खून पंप कर दिया बहुत ज्यादा प्रेशर से, जिसपे सर पे जहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए था वहां पे बहुत बढ़ गया। तो उस टाइम पे इतना सारा खून सर पे तो हो नहीं सकता, तो कान से, आंखों से, नाक से निकल जाता है, और उस टाइम पे इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। ठीक है ना। ये एक टाइप का ब्लड ब्लड ये हार्ट अटैक है, जिसमें तुरंत इंसान मर जाता है। आ गया, खत्म। क्लियर। नहीं नहीं, रेयर नहीं है, काफी फ्रिक्वेंटली होता है। मेरे नाना जी ऐसे गुजर गए थे। वो कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे थे, बहुत भारी सा काम, एट हिज एज। वो उसको खींचने की कोशिश कर रहे थे, इतना जोर से खींचा कि बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें लग गई। इतनी ज्यादा एनर्जी लगी कि हार्ट ने एबनॉर्मली बहुत ज्यादा खून पंप कर दिया। और मतलब मैंने आई सॉ द बॉडी, इट हैड ईयर से खून निकला हुआ था, आंखों से निकला हुआ था। ठीक है। सो उस केस में 5 सेकंड का टाइम नहीं मिलता किसी को, तुरंत चले जाते हैं। सो सर में खून कम होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, खून नहीं, प्रेशर कम होना चाहिए। क्लियर ये चीज। ओके, ग्रेट। सही हो गया। ब्लड प्रेशर के बारे में स्पैग्मोमैनोमीटर भी देख लिया। ठीक है। सो नाउ विल बी सीइंग सिस्टोलिक ज्यादा है और डायस्टोलिक कम है, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली दिस सिचुएशन शुड नॉट हैपन, क्योंकि जब आपका एक प्रेशर ज्यादा है तो अब इसी बात है, दूसरा प्रेशर भी उसी के अकॉर्डिंग होगा ना। ओके, चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है। नाउ टेल मी, in digestion system we had studied about ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So उसमें जो हमने egestion पढ़ा था और यहाँ पे जो हम लोग excretion पढ़ रहे हैं, is it same or is it different? Different? How is it different? How excretion and egestion are two different things? Same. Okay. So how is it different and how is it same? Someone please enlighten. बता रहे हो या मैं बताऊं? Egestion means to eject. Okay. And excretion means that was removal of solid waste, और इसमें है to removal of क्या liquid waste. सच में कोविड बैच है, ध्यान से सुनो, होता डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। ओके, दोनों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है? दोनों एकदम ही अलग अलग है। ठीक है। इजेशन इज ओनली थ्रू एनस एंड एक्सक्रीशन इज सबको नाइट्रोजीनियस वेस्ट का रिमूवल। तो समझो इसको, इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, विच इज नॉट पॉइजनस। ठीक है, ये पॉइजनस नहीं है। ऑन द अदर हैंड, एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट।
फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड जा रहा था, जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ वो निकल रहा है। वो पॉइजनस नहीं था, पॉइजन थोड़ी खाया था। जो निकल रहा है उसमें से जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो निकल गया, बट इट वाज नॉट पॉइजनस। ऑन द अदर हैंड एक्सक्रीशन इज बेसिकली रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक नाइट्रोजेनियस वेस्ट। नॉट टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, ठीक है ना। तो इसमें टॉक्सिक क्या है बेसिकली, अब देखो नाइट्रोजेनियस वेस्ट के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट। एक है अमोनिया, ठीक है, एक है यूरिया, और एक है यूरिक एसिड, ठीक है ना। अब हमारे बॉडी के अंदर जो अमोनिया है ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। यूरिया वाटर सोल्यूबल है तो हमारे यूरिन से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो मछलियां होती है, जो फिश होते हैं, या जो एम्फीबियंस होते हैं, उनके अंदर अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। तो मछलियों में और एम्फीबियंस में द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया डज नॉट टेक प्लेस इनटू यूरिया। सो व्हाट हैपेंस देयर, सो वहां पे अमोनिया अमोनिया के फॉर्म में ही रह जाता है, और ये हाईली टॉक्सिक है। अमोनिया हमारे बॉडी के अंदर होना हाईली टॉक्सिक है, तुरंत मर जाएंगे। इसीलिए एज एंड व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड इट हैज टू बी रिमूव्ड। सो इसलिए मछलियों के जो गिल्स है, उस गिल्स के साथ जो पानी वो फिल्टर आउट करता है, उसके साथ ही अमोनिया को भी एज एंड व्हेन तैयार होता है निकाल देता है, एज एंड व्हेन तैयार होता है निकाल देता है। हमारे अंदर ऐसा नहीं है ना, वी कैन होल्ड यूरिया फॉर सम टाइम। लाइक हमारा जो ये जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में फिल होता रहता है। जब ब्लैडर फिल हो जाता है तब हम लोग जो है उसको रिमूव करते हैं। दैट मीन्स यूरिया कैन स्टे इनसाइड द बॉडी फॉर सम टाइम, इट इज पॉइजनस। ये अमोनिया को ही कन्वर्ट करके यूरिया में कन्वर्ट यूरिया बनाया, सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो पॉइजनस, बट इट इज नॉट एज पॉइजनस एज अमोनिया, hence it can stay in our body for some time, and as the urinary bladder is full then we can remove it. यूरिक एसिड इज नॉन टॉक्सिक, ये ज्यादा पॉइजनस नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है पानी के अंदर। सो द वाटर हैज मिक्स्ड विद यूरिक एसिड इन सच अ लेवल दैट यूरिक एसिड का लेवल अब ना के बराबर है, निग्लिजिबल है। सो ये क्या है कि इसके ट्रेसेस आपको यूरिन में मिलेंगे। थ्रू द यूरिन यू विल एक्सक्रीट आउट द यूरिक एसिड, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे हम लोग बात ह्यूमंस की कर रहे हैं, बट यहाँ पे अगर हम लोग थोड़े से डिफरेंट एनिमल्स की भी बात करें, सो अमोनिया इज प्रेजेंट इन फिश एंड एम्फीबियंस, ठीक है। यूरिया मैमल्स, यूरिक एसिड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है ना। अब ये जो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स है इनके अंदर यूरिक एसिड क्यों, क्योंकि यूरिया अगर बनेगा, यूरिया वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल होकर वो पानी पानी जो है थोड़ा सा स्टोर करने के लिए ब्लैडर रखना पड़ेगा। अब सोचो अगर बर्ड्स के अंदर ब्लैडर होंगे, उसके अंदर पानी भर देगा तो भारी नहीं हो जाएगा, तोड़ेगा कैसे। सो बिकॉज ऑफ दैट उनके अंदर यूरिया फॉर्मेशन होता ही नहीं है, उनके अंदर यूरिक एसिड बनता है। ये यूरिक एसिड तुरंत ये ड्रॉप ड्रॉप कर देता है, ठीक है ना। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको उसका प्रसाद मिल जाएगा चलते चलते, यू माइट गेट समथिंग ऑन योर हेड, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द यूरिक एसिड विच दे आर ड्रॉपिंग आउट, ठीक है ना। सो वो यूरिक एसिड है जो ड्रॉपलेट फॉर्म में गिराता है, ठीक है। सेम फॉर रेप्टाइल्स, दे डू नॉट स्टोर इट इन देयर बॉडी, ठीक है। तो एज एंड व्हेन तैयार होता है दे ड्रॉप इट फ्रॉम देयर बॉडी, ठीक है। अच्छा तेरे कार की किस्मत बहुत अच्छी है, वेरी गुड, ठीक है। सो बेसिकली ये जो यूरिया है इसको स्टोर करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर रखना पड़ेगा जिसमें पानी भरेगा। वो ब्लैडर भरने के बाद उसको खाली करेंगे, so it will become heavy for reptiles as well as birds. In that case they do not have that, they directly drop it in the form of uric acid, ठीक है। so that paste like substance that you see, ठीक है, paste like substance that is their uric acid, ठीक है ना। ये लोग वाटर कंजर्वेशन के लिए भी करते हैं। एक तो हो गया कि ब्लैडर रहेगा तो उससे उड़ नहीं पाएंगे, भारी हो जाएंगे, पहला। दूसरा वाटर कंजर्वेशन, उनका बॉडी छोटा होता है, बर्ड्स की बॉडी कितनी ही होती है, ज्यादा नहीं होती। तो उसके बॉडी के अंदर से भी अगर ये पानी निकल जाएगा, ठीक है, तो पानी बॉडी के अंदर बचेगा कितना फिर। सो बिकॉज ऑफ दैट दे कंजर्व द वाटर, दैट इज वाई द यूरिक एसिड इज वेरी थिक इन देम। इसीलिए वो जो है पेस्ट की तरह मिलता है आपको, ठीक है। हमारे अंदर यूरिक एसिड भी यूरिया के साथ हमारे यूरिन से निकलता है, सो इट इज डिजोल्व इन द वाटर,
so we do not have to do any kind of water conservation in our body. ठीक है ना? सो ये हो गया अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का. सो अमोनिया फिश के थ्रू कैसे जाता है? इनके गिल्स में. ठीक है, गिल्स के थ्रू निकल जाता है. सेम विथ एम्फिबियंस. यूरिया in mammals will get stored in the urinary bladder with the help of water and then pass out through the urine. Uric acid in birds and reptiles, they drop it as and when it is formed in order to conserve their water in their body, and also in order to reduce the weight of their body by not producing water filled urea, because it will require a bladder to be stored and that will make their body weight more. Okay, so in order to reduce that, they drop the uric acid. क्लियर है यहाँ तक? तो ये 3 प्रकार के हमारे नाइट्रोजेनियस टॉक्सिक वेस्ट है. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट वी वर डिस्कसिंग, सो इज इजेशन एंड एक्सक्रीशन सेम? नो, दे आर 2 डिफरेंट प्रोसेसेस. Egestion is removal of undigested food which is not poisonous. Excretion is removal of this nitrogenous waste which is toxic. तो ये हमारे बॉडी के अंदर ये नाइट्रोजेनियस वेस्ट के लिए नाइट्रोजन लेना पड़ा होगा. ये नाइट्रोजन कहाँ से है हमारे बॉडी में? What is the source of this nitrogen? 2 सोर्स है. 2 सोर्स है. एक जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें 78% जो है नाइट्रोजन होता है, बट 77.9 तो निकल भी जाता है ना, तो 0.1 ही रहा. ठीक है ना? और वो आपके हड्डियों वगैरह में स्टोर होती है. वो आपके बॉडी में ये नाइट्रोजेनियस वेस्ट नहीं बनाता ज्यादा. लिटिल बिट इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग बट नॉट मच. सो सेकेंड सोर्स, एक तो हो गया आपने बोला एयर. ठीक है, द सेकेंड सोर्स इज फूड. ठीक है, वाई फूड? बिकॉज फूड मतलब क्या? फूड का मतलब बेसिकली या तो इट इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली अ प्लांट सोर्स, और इज इट इज कमिंग फ्रॉम एनिमल सोर्स, और वो एनिमल हैव कंज्यूम सम प्लांट. ठीक है ना? मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोलो प्लांट से ही आ रहा है. अब प्लांट के ग्रोथ के लिए आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 8th एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि इनको मैक्रोज लगते हैं. एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. सो इसमें ये जो नाइट्रोजन है ये इनके बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के. सो एज दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग अ प्लांट or animal which has consumed the plant, your food is containing a lot of nitrogen and that nitrogen needs to be broken down in the body. ठीक है ना? So अब ये यूरिया प्रोडक्शन होता किधर है? Where is this urea production taking place? बताया था. यस, वेरी गुड. लिवर में होता है. ठीक है, सो यूरिया प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द लिवर. लिवर के अंदर ये स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में टूटते हैं. सो लिवर के अंदर ये जो यूरिया प्रोडक्शन हो रहा है, इसके लिए बॉडी में जो सेल्स है उस सेल का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? Which part of your body cell is responsible for creating this urea? Na. Yes, smooth endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने 2 फंक्शंस पढ़े थे. ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, एक था बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, एंड दूसरा था डिटॉक्सिफिकेशन. So in detoxification we had studied the food that we consume contains little bit of nitrogen. That nitrogen becomes nitrogenous waste in the body, which is generally insoluble in water. So in the smooth endoplasmic reticulum, this insoluble particles are broken down, okay, into soluble particles and produce urea. This activity takes place in liver and kidney. एक लिवर में और एक किडनी में ये ब्रेक डाउन का पार्ट होता है. ठीक है, उसमें ये यूरिक एसिड, ये यूरिया जो फॉर्मेशन है ये लिवर में होता है. ठीक है ना? और ये किसके वजह से हो रहा है? बेसिकली ये यूरिन जो है ये कहाँ से आ रहा है? ये आता है प्रोटीन से. ठीक है, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है उस टाइम पे उसका बाई प्रोडक्ट अमोनिया बनता है.
ठीक है, when protein is broken down into amino acids, at that time the byproduct is ammonia. ठीक है, this ammonia is generally non water soluble, so it is broken down into small parts and made to become water soluble, and that is what we call as urea. ठीक है, सो ये अमोनिया टू यूरिया का जो कन्वर्जन है ये एससीआर करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो एनी डाउट सो फार यहां तक? ओके, यूरिया बन गया तो टॉक्सिक नहीं है ना, इट इज टॉक्सिक। ठीक है, बट अमोनिया से कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है, मतलब बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत पानी के अंदर घुलकर स्टोर हो पाएगा। एव्स में लार्ज इंटेस्टाइन एब्सेंट होते हैं क्या? नहीं होते हैं, उनके अंदर भी पानी तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना। कंजर्वेशन ऑफ वाटर बोला मैंने, ये नहीं बोला कि वाटर उसके अंदर होता ही नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब उस वाटर को वो लोग यूरिया फॉर्मेशन के लिए खर्च नहीं करना चाहते कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पानी भर दे और वो बॉडी से ऐसे ही निकल जाए। उनके अंदर जो वाटर है वो स्टोर रखना चाहते हैं। So we are now talking about the excretory system. So excretory system in humans की अगर बात करें या कोई भी एनिमल्स की बात करें या वर्टिब्रेट्स में फिश से लेकर पूरे के पूरे मैमल्स की बात करें, तो हमारे अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, और रेनल आर्टरी एंड वेन। ठीक है, एंड देन इट विल बी कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वैसे और भी कुछ कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, दैट विल सी व्हेन वी स्टडी। सो लेट्स मेक द डायग्राम। लिवर भी इसी का पार्ट होना चाहिए ना? नहीं, देखो, जब हम लोग एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हो रहा है। ब्लड के अंदर यूरिया ऑलरेडी आ चुका है जब वो लिवर के अंदर गया था। ब्लड जब लिवर में गया था, यूरिया आ गया। अब इस यूरिया को निकालने का जो प्रोसेस है वो किडनी में होता है। ठीक है, सो लिवर नहीं आता उसमें। ओके, सो दिस इज रेनल आर्टरी एंड दिस इज रेनल वेन। ठीक है, दिस इज किडनी, दिस इज अनदर किडनी। नॉर्मली हमारा जो किडनी होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, एक फुल्ली ग्रोन अडल्ट में 10 सेंटीमीटर का किडनी होता है। ठीक है ना, और उसका जो थिकनेस रहता है वो 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से निकलता है यूरेटर और नीचे होता है यूरिनरी ब्लैडर।
और जहां से निकलने वाला है दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर, ये थोड़ा ऊपर नीचे क्यों होता है, वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसलिए होता है, देखो इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि व्हाई इज इट अप व्हाई इज इट डाउन। देखो ये सारे हमारे जो ऑर्गन्स है, इट इज फिटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, राइट। सो ये जो हमारा किडनी है, वैसे इसके ऊपर थोड़ा सा एक, आपने कभी अगर देखा होगा ऐसे टोपी जैसा होता है, देखा है कभी ऐसा? यस। ये क्या है, व्हाट इज दिस? वैसे आप लोग कोविड बैच हो, तो आपका ये पार्ट हट गया था, ठीक है, जब सिलेबस कटा था ना, ये पार्ट हट गया था। यस, यस, वेरी गुड। सो जब भी आप ये रोलर कोस्टर वगैरह पे जाते हो ना, सो बोलते हैं एड्रेनल चैलेंज कर रहा है, एड्रेनल रश हो रहा है। सो व्हाट इज दिस एड्रेनल? एड्रेनल ग्लैंड एक, तो ये है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर आपको टोपी जैसा दिखता है। ये एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनल नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है। ये है इमरजेंसी हार्मोन। इसके एग्जाम्पल कैसे है, जैसे अगर आपके पीछे तुरंत कुत्ता पड़ जाए, आप ऐसे ही मार्केट से जा रहे हो मस्त गाना सुनते सुनते, अचानक से कुत्ता आपके पीछे आ जाता है, तो आप क्या करते हो? आप भागते हो। उस टाइम पे आप ना मिल्खा सिंह को भी पीछे छोड़ दोगे, इतना तेज भागोगे। नॉर्मली कुत्ता आपसे तेज भागता है ना, नॉर्मली अगर आप उससे रेस करो तो। बट कभी ऐसा हुआ है कि कुत्ते आपके पीछे पड़ा और आप उससे रेस में हार गए? क्योंकि चांस ही नहीं है। अगर हार गए तो फिर इंजेक्शन लगने वाले हैं आपके, ठीक है। तो जनरली हम लोग बच जाते हैं, इतना तेज दौड़ते हैं कि हम बच जाते हैं। इतना तेज दौड़ने का ये जो एनर्जी आया आया कहाँ से? एड्रेनल नाम का सिक्रीट हुआ है हार्मोन, और इस हार्मोन के कारण आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है। सो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, उस टाइम पे एड्रेनल नाम का हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। जैसे आप रोलर कोस्टर से जब एकदम नीचे गिरते हो, तो अचानक से जो डर पैदा होता है ना, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपका एड्रेनल हार्मोन सिक्रीट होता है। तो जनरली ये जो थ्रिलिंग राइड्स होते हैं रोलर कोस्टर, जैसे ये इमेजिका में है, सो इट इज एक्चुअली मेड इन ऑर्डर टू मेक दिस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन। अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो थ्रिलर है ही नहीं, ठीक है। एनीथिंग विच इज नॉट सिक्रेटिंग दिस हार्मोन, यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय द राइड, ठीक है ना। सो इसको करने का बहुत इजी तरीका है एक, ठीक है ना। इसको करने का इजी तरीका क्या है? एक 300 मार्क का टेस्ट ले लो, ठीक है, और उस 300 मार्क का टेस्ट एकदम डिफिकल्ट बना दो। तो एक तो पहला रश उस दिन होगा, ठीक है, और उससे भी खतरनाक रश होगा उस टेस्ट का, जो है एक पीटीएम कर लो, ठीक है, फिजिकल पीटीएम। सो उस दिन पेरेंट्स के साथ जब जाओगे ना, वो रश विल बी एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू द एड्रेनल रश ऑफ इमेजिका। हाँ, मे बी मोर। यस, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एनीवेज, तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन जो पूछा था। सर आइडिया अच्छा है बट ड्रॉप कर दो। अच्छा, सो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन उसने पूछा कि ऊपर नीचे क्यों होता है, ठीक है। सो राइट वाला थोड़ा सा नीचे रहता है और लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर रहता है। सो रीजन इज दैट कि एब्डोमिनल कैविटी में बहुत सारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं हमारे। स्टमक है, किडनी है, हमारा लिवर है, ठीक है। सो लिवर का जो पोजीशन होता है वो इसके जस्ट ऊपर होता है, इधर थोड़ा और अच्छा होता है। एक्सक्यूज माई ड्राइंग। तो बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ लिवर ये थोड़ा सा नीचे जगह मिला इसको। दूसरे तरफ स्टमक, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देखोगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखना स्टमक का शेप ऐसा है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसके नीचे एक किडनी का फिट होने का इजी जगह था। यहाँ से जो आपका ये लिवर है, ये थोड़ा सा इसको ऐसा प्रेस करता है, इसलिए थोड़ा सा नीचे रहता है। दैट्स इट। इसका कोई ऐसा साइंटिफिक रीजन नहीं है कि व्हाई इज इट अप एंड व्हाई इज इट डाउन। इट इज जस्ट दैट कि अलग अलग ऑर्गन्स को हमारे उस एब्डोमिनल कैविटी में फिट किया गया है। सो बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ अदर ऑर्गन्स ये ऊपर नीचे हो गए। दैट्स इट। समझ आई बात? ओके, ओके। सो अब होता क्या है ना, व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज दैट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, डिफेक्ट तो नहीं है, इट इज नॉट अ डिफेक्ट बेसिकली, ठीक है। इट इज जस्ट द पोजिशनिंग ऑफ द ऑर्गन्स हियर एंड देयर, ठीक है। सो ऐसा भी नहीं है कि सभी का जो है सेम जगह पे होता है, ठीक है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स किसी हर एक के बॉडी में एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे नहीं है, कुछ ऊपर नीचे है। तो मेरा और आपका हल्का फुल्का अलग अलग हो सकता है,
ठीक है ना। सो इसीलिए ये कितना सेंटीमीटर एक दूसरे से ऊपर नीचे होगा, इसका भी कोई ऐसा मापदंड नहीं है। इट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल। और एग्जैक्टली ये जैसे मैं 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर बोल रहा था ना, दैट इज ऑल्सो ऑन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो ऐसा रहता है फुल्ली ग्रोन एडल्ट का। अगर किसी का 10.2 हो गया, अरे सर आपने 10 बोला था, ऐसे कैसे 0.2 बढ़ गया, सो इट इज नॉट दैट। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज वैसा रहता है। ठीक है, चलो। अब इसमें होता क्या है, होता ये है कि ये जो लिवर है, ब्लड जब इसमें से ट्रेवल किया तो इसने अपना यूरिया वहां से कलेक्ट कर लिया। दैट मीन्स नाउ द ब्लड व्हेन इट इज रीचिंग किडनी, ठीक है, इट इज ऑलरेडी कंटेनिंग द यूरिया अलोंग विद इट। तो जो ब्लड अभी किडनी में आया है, इस ब्लड के अंदर यूरिया भरा हुआ है। सो आएगा किससे, आर्टरी से, है ना, क्योंकि हार्ट से किसी भी बॉडी ऑर्गन पे जब खून जाता है वो आर्टरी से जाता है। सो आर्टरी इज कैरिंग द यूरिया कंटेनिंग ब्लड इनसाइड द किडनीज, दोनों किडनी के अंदर। अब एक दिन में कितना मतलब किडनी में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, अभी की बात करो, अभी आप बैठे हो, अभी आपके किडनी के अंदर, दोनों किडनी के अंदर 1-1 लीटर ब्लड है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी 1 लीटर ऑफ ब्लड विच इज गेटिंग प्यूरिफाइड इन द किडनी। ठीक है ना। सो दिन में ऐसे ये अराउंड 16 to 18 लीटर्स ऑफ ब्लड प्यूरिफाई करता है। ठीक है, ऐसे दिन में 16 to 18 लीटर्स ऑफ ब्लड प्यूरिफाई करता है। आपके बॉडी में होता कितना ब्लड है, हाउ मच ब्लड इज देयर? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, सो आपके बॉडी में 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। तो ये 16 to 18 लीटर कैसे प्यूरिफाई कर रहा है? 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड रहता है। हाँ वही, मतलब 5040, मतलब वही 5 to 6 लीटर्स। दैट टू ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, सभी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, दिस इज ऑन एन एवरेज। तो 5 से 6 लीटर ब्लड है, तो ये 16 से 18 कैसे फिल्टर कर रहा है? दैट मीन्स कंटिन्यूस कितने साइकिल्स कर रहा होगा ऐसे। ठीक है ना। सो 18 लीटर्स मतलब क्या, 3 गुना। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितना ब्लड है, उसको ऑलमोस्ट 3 गुना टाइम वो जो है पूरा साइकिलिंग कर रहा है उसका। ठीक है ना। सो यस, रिपीटेशन ऑफ द साइकिलिंग इज गोइंग टेकिंग प्लेस देयर। क्लियर है बात? सो अब ये जो आर्टरीज के अंदर, मतलब आर्टरीज के अंदर यूरिया आ गया था, वो अब गया किडनी के अंदर। अब किडनी के अंदर इसका प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन होने के बाद जो यूरिया वाला पार्ट है, वो आपको यहाँ पे येलो ये दिख रहा है, ये है यूरेटर। दिस इज कॉल्ड एज यूरेटर। ये येलो वाले में से द वाटर विच इज कंटेनिंग यूरिया एंड सम सॉल्ट्स विल गेट इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यहाँ से जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा। इसका मतलब ब्लड के अंदर से जो यूरिया था वो निकल चुका। सो ब्लड के अंदर से जो यूरिया निकल चुका, ब्लड आपका प्योर हो गया। नाउ द ब्लड इज प्योर नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो एज द ब्लड इज प्योर, अरे यार बोर्ड हैंग हो गया। ओहो, सब साफ हो गया। ठीक है, सो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अब जब सारा का सारा यूरिया यूरेटर के अंदर आ चुका है, ठीक है, सो ब्लड के अंदर से सारा यूरिया निकल गया। नाउ इट विल गो बैक थ्रू द रेनल वेन एंड इट विल रीच द हार्ट। तो जब वो हार्ट के पास जा रहा है, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, सारा गंदगी निकल चुका है। समझ में आया? एनी डाउट सो फार? एक सेकेंड, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। ठीक है, सो ये कंफ्यूजन क्यों होता है बताता हूँ। क्योंकि हम लोग एक्चुअल में अपने कॉमन भाषा में ऐसा कहते हैं, सर प्लीज रिपीट। ओके, यार पूरा डायग्राम तो नहीं बताऊंगा, बट वेन्स में तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वही वही मैं अभी कंफ्यूजन वही दूर कर रहा हूँ। एक सेकेंड ना, यार इस बोर्ड को कुछ हो गया है। यहाँ पे ना यूरिया कंटेनिंग ब्लड और नॉन यूरिया कंटेनिंग ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, समझो बात को। व्हाट इज द प्रोसेस? दिस इज आवर हार्ट। हार्ट से द ब्लड इज गोइंग टू द लिवर। अब लिवर से पहले भी वो बहुत सारे जगह गया है, अपने को उससे मतलब नहीं है। हम लोग हमारे किडनी के अंदर कहाँ से आया वो देख रहे हैं बस। हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट XYZ प्लेस पे गया, वहां से लिवर में आया। लिवर में उसने क्या उठाया? यूरिया उठाया। ठीक है, उसके बाद वो किधर गया? किडनी में गया। ठीक है, सो हार्ट से वेरियस बॉडी पार्ट्स में किससे जाता है? आर्टरी से जाता है, वेन से जाता है? आर्टरी से जाता है। और आर्टरी में क्या कैरी होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ओके, दैट मीन्स फ्रॉम हार्ट इट इज गोइंग टू लिवर and it is going to kidney which is having oxygenated blood. ठीक है, but when it entered liver it also contained urea. That means in the kidney the blood which is coming in is having urea, because of which we will call it impure, but it is not deoxygenated, it is oxygenated. ठीक है ना, ये impure है because it is containing urea, but it is providing oxygen to the kidney. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो कि यहाँ पे इम्प्योर बोला तो ये डीऑक्सीजनेटेड है। ये मैक्सिमम लोगों को 10th में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये समझो डर्टी ब्लड है ये। वाई डर्टी? मतलब ब्लड उस यूरिया ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली, ब्लड जो है यूरिया ट्रांसपोर्ट कर रहा है किडनी में, उसके साथ वो अपना मेन काम कर रहा है ऑक्सीजन देने का। सो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गेटिंग द यूरिया इनसाइड द किडनी। अब किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है कि उसमें से यूरिया रिमूव कर देने का। अब यूरिया रिमूव हो गया तो ब्लड साफ हो गया। सो एज द यूरिया हैज बीन रिमूव्ड, नाउ ब्लड हैज बिकम प्योर। बट किडनी एक बॉडी पार्ट है ना, सो बॉडी पार्ट इज गोइंग टू मेक एनर्जी। उसको ऑक्सीजन चाहिए था, वो तो आर्टरी दे दिया। आर्टरी ने ऑक्सीजन देने के बाद ये एनर्जी बनाएगा। एनर्जी बनाने का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आएगा CO2। अब ये जो CO2 है, ये CO2 को हार्ट में वापस कौन लेकर जाएगा? किडनी से हार्ट में कौन लेकर जाएगा? वेन लेकर जाएगा। नाउ दिस वेन इज कंटेनिंग deoxygenated blood. Now this vein is containing deoxygenated blood. ठीक है, and along with that pure blood is going which is not having urea. समझ में आई बात? तो इसका मतलब जब हार्ट में अब खून जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जा रहा है, ठीक है, लेकिन अपने साथ कोई यूरिया नहीं है, प्योर ब्लड है। अब समझ में आई बात? ओके, सो ये यूरिया का क्या हुआ? जो आर्टरी से किडनी में गया, उस यूरिया का क्या हुआ? प्यूरिफाई होने के बाद वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में गया। और वहां से उसके बाद यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि हाउ इज दिस प्यूरिफिकेशन टेकिंग प्लेस। सो देयर इज नो सीक्रेट इन दिस, यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास। सो किडनी के अंदर जो बेसिक यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन है वो क्या है? इनसाइड द किडनी व्हाट इज द बेसिक यूनिट विच? यस, नेफ्रॉन। ठीक है, सो एक इंसान के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। इन एन एडल्ट, एक इंसान के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं विच इज यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन और यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। सो नाउ वी नीड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बाय नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज हम लोग नेफ्रॉन ही पढ़ते हैं।
ठीक है, थोड़ा बहुत अगर बच गया तो कल कर लेंगे। नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन पड़ता है। सो दिस इज हाउ द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। ठीक है ना, अगर हम लोग अपने बॉडी से देखें, सो हमारे बॉडी के अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये जो आपको रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे यूरिया कंटेनिंग ब्लड अंदर जा रहा है। ठीक है, सो द ब्लड विच हैज कम इनटू द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी इज दिस रेड वन। सो इट इज कंटेनिंग यूरिया करेंटली। ठीक है, सो ये आया और इसके अंदर घुसा, जिसको ये मैं ब्लू से गोल बना रहा हूँ। ये क्या है? ये है बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर ये जो एक छोटा सा पार्ट है, ये है फिल्ट्रेशन वाला पार्ट, जहां पे एक्चुअल में फिल्ट्रेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ग्रोमेरुलस। ठीक है, सो बोमन कैप्सूल इज कंटेनिंग ग्रोमेरुलस, जो कि एक्चुअल में फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेटेड वाला जो ब्लड है, दिस फिल्ट्रेटेड ब्लड विल पास थ्रू दिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पीसीटी, प्रोमेक्सियल कोव्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये इस ट्यूब्यूल से जो है नीचे जाएगा ऐसे। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, सो आई ड्रॉ सिंपलर डायग्राम जिसमें आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। प्रोसेस समझ गया तो ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सो आई ड्रॉ सिंपल डायग्राम फॉर यू। ये हमारा जो है आर्टरी है, विच इज कंटेनिंग यूरिया। इट इज सेंडिंग द ब्लड इनसाइड। ठीक है, नाउ दिस विल ओपन इनटू अ बोमन्स कैप्सूल, जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, जो हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट है। ठीक है, उसके बाद ये वो पीसीटी है जो मैं बना रहा था उधर, मैं बता रहा था उधर, टिब्यूल। और ये एक ब्लड वेसल है, जो उसके ऊपर से ऐसा लपेटा होता है। डायग्राम अब भी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट नाउ व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट विल बिकम सिंपल। ठीक है, सो आई जस्ट मार्क द वेरियस पार्ट्स। दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, द फर्स्ट पार्ट मतलब यहाँ तक, इसके बाद इसका नाम अलग है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज पीसीटी। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट एज यू कैन सी ओवर हियर, इसको बोलते हैं डीसीटी। द सेकेंड पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इज कॉल्ड एज डीसीटी। दोनों एक्चुअल में टीब्यूल है। अपने को सिर्फ टी वाला नाम याद रखना है, लास्ट वाला जो टी है, टिब्यूल। ठीक है, टू डिफरेंट पार्ट्स आर देयर, वन इज अ लिटिल बिट थिक, अदर पार्ट इज अ लिटिल बिट नैरो। ठीक है, सो पीसीटी और डीसीटी। ठीक है, so this tubule. Now what happens? Now what happens is through the artery, the urea containing blood is coming in. So when this urea containing blood is coming in, this glomerulus, which is the filtration unit, okay, will take in all the blood in itself and it will start filtering. तो फिल्टर करके ये 5 चीजों को इस बोमन्स कैप्सूल में भेजेगा। फिल्टर करेगा, 5 चीजों को इस बोमन्स कैप्सूल में भेजेगा। ये 5 चीजें कौन कौन सी है? These 5 things are यूरिया, salt, glucose, amino acid, एंड वाटर। ये 5 चीजों को उसने फिल्टर करके डाल दिया इस टिब्यूल के अंदर। सो ये अकॉर्डिंग टू आवर किडनी सारी गंदगी है, अकॉर्डिंग टू किडनी।
ठीक है, तो ये जो ब्लैक बना रहा हूँ ये सारी गंदगी है। तो उस गंदगी में क्या निकाला इसने, यूरिया निकाला, सॉल्ट निकाला, ग्लूकोज निकाला, अमीनो एसिड निकाला, वाटर निकाला। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या सारे के सारे गंदगी की चीज है? आर ऑल द थिंग्स बैड ओवर हियर? नो। इसमें से ग्लूकोज तो बहुत काम का है, एनर्जी देगा। इसमें अमीनो एसिड जो है ये तो हमारे प्रोटीन से टूट कर बना है। सॉल्ट्स भी हमारे काम का है, वाटर भी हमारे काम का है। एक्सेस जो है वो तो बाहर फेंकना है, ठीक है, बट ग्लूकोज अमीनो एसिड्स तो पूरे काम के। सॉल्ट और वाटर जो एक्सेस है वो बाहर चले जाए, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अस। सिर्फ यूरिया है जो कि गंदा है इधर, यूरिया हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, यूरिया बॉडी से फेंकना है। बट अभी फिलहाल के लिए वो क्या रहा है ना, अगर इनको हमने यहाँ से पूरा ऐसे निकल कर जाने दिया तो यहाँ से ये यूरेटर में जाएगा, इट इज गोइंग टू गो इनटू द यूरेटर। So we are going to lose all our salt, glucose, amino acids and water here. So ये सारा हमारा लॉस हो जाएगा, तो ऐसा हम लोग चाहते नहीं है। तो इसके लिए तो जो ब्लड आया था आर्टरी से, वो ब्लड में से 5 चीजें इधर गए, तो जो बाकी का ब्लड है, ये 5 चीजें फिल्टर होने के बाद जो बाकी का ब्लड है, वो ये साइड वाला जो ट्यूब दिख रहा है जो यहाँ पे रेड से बना हुआ है, वो इसके अंदर से जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ ब्लड वेसल विच इज वाउंड अप ओवर दिस टिब्यूल। ये इस टिब्यूल के ऊपर से ऐसा वाउंड किया हुआ है, ठीक है ना। सो नाउ एज द ट्यूब्यूल इज मेकिंग ऑल दिस कंटेंट्स, ये जो 5 चीजें है, मेकिंग ऑल दिस कंटेंट टू फ्लो फॉरवर्ड, दिस ब्लड, ठीक है, दिस ब्लड विच इज फ्लोइंग इनसाइड द ब्लड वेसल इज ऑल्सो कनेक्टेड ओवर दिस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। सो यहाँ पे इन साइड्स पे जिन जिन पॉइंट्स पे टच है, कहीं कहीं पे टच है ना, जहां जहां पे ये टच है वहां पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब ये 5 चीजों में से 4 चीजें हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 और 4। सो जब ये ब्लड वेसल से जो ब्लड है, ये जिन जिन पॉइंट पे ट्यूब्यूल के ऊपर टच था, वो वापस से 4 चीजों को अपने अंदर खींच लेगा। सो रीएब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस वेर एवर इट इज अटैच्ड। ये पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, जहां जहां पे वो अटैच्ड है, वहां वहां पे रीएब्जॉर्प्शन of this important substances will take place into the blood. So blood में अब क्या क्या आ जाएगा, so reabsorption में सारा का सारा ग्लूकोज, ग्लूकोजॉल, अमीनो एसिड्स, ऑल, ये सारा का सारा रीएब्सॉर्ब होगा। वाटर ये पूरा नहीं होगा, जो एक्सेस है वो बाहर निकल जाएगा, तो सम वाटर विल कम बैक। एंड सॉल्ट्स भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सम सॉल्ट्स विल कम बैक, ठीक है ना। सो ये रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। सो नाउ द ब्लड गॉट बैक ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ग्लूकोज मिल गया, अमीनो एसिड मिल गया, कुछ वाटर मिल गया, कुछ सॉल्ट मिल गया, ठीक है ना। सो इससे अब ये जो हमारा ब्लड है जो इसके अंदर से ट्रेवल कर रहा है, इसके अंदर सारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वापस आ गया। सो नाउ इट इज गोइंग टू गो इनटू द रेनल वेन। अब ये वेन में आ गया और ये वेन लेकर चले जाएगा इसको हार्ट में, समझ में आया। सो अब बचा क्या फिर इस ट्यूब्यूल के अंदर, what is left inside this tubule, all the urea is left, ठीक है ना, some of the salt is left and some of the water is left। so ये some water, some salt और all urea ये यहाँ से यूरेटर में जाएगा and this is what is called as urine। so ये हुआ हमारा urine formation। so what is the whole process again, so the blood came in through the artery, so the artery is containing urea and क्या बोलते हैं oxygenated blood। When this came into the glomerulus, 5 things got filtered out. What were those 5 things? Urea, salt, glucose, amino acid, and water. Then it entered the Bowman's capsule. Inside the Bowman's capsule, it started to flow into the tubule. Okay. Now we cannot afford to lose all the substances in it. We require the glucose, we require amino acids, we require some salts, and we require water. So for that, so there is a parallel network of this blood vessels. ये जो पैरेलल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, इट इज joined over the tubule at certain points. The points where it is joined, their reabsorption is taking place of the important points, important parts. So all of the glucose is getting reabsorbed, all of the amino acid is getting reabsorbed, some salt is getting reabsorbed, and some water is also getting reabsorbed. ठीक है ना? So this reabsorption will make the blood rich again. अब blood के अंदर सारे rich materials आ गए. Now what is left behind?
लेफ्ट बिहाइंड में 3 चीजें हैं, ऑल द यूरिया, सम सॉल्ट एंड सम वाटर. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन. समझ में आई बात? ओके. अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा. तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये इन पॉइंट पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है. ठीक है. अब इसके अलग अलग स्ट्रक्चर पे जो है नाम है. तो हमने जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर देखा, ये यहाँ से निकलने के बाद ये जो येलो वाला पॉइंट है, ये पूरे येलो वाले पॉइंट पे यूरिया जा रहा है, और इसके बाद ये जो है फाइनली इधर से ये यूरेटर में जाएगा. इज फाइनली गोइंग टू गो इनटू द यूरेटर. ठीक है. और ये जो पैरेलल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स कुछ कुछ पॉइंट पे कनेक्टेड है. जो जो पॉइंट पे ये कनेक्टेड है, देयर रीएब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू अकर. सो रीएब्जॉर्ब होने के बाद ये जो हमारा वेन है, ये वेन प्योर ब्लड को हार्ट में वापस लेकर चले जाएगा. ठीक है ना. सो अब ये जो ट्यूब्यूल है, इसके ऊपर 3 नाम आपको दिखेंगे. ठीक है. यू विल फाइंड 3 नेम्स ऑन द ट्यूब्यूल. वन इज पीसीटी, दैट इज प्रोमैक्सियल कोव्यूलेटेड ट्यूब्यूल. वन इज डीसीटी, डिस्टल कोव्यूलेटेड ट्यूब्यूल. और एक लूप ऑफ हेनले. ठीक है, हेनले. ये लूप ऑफ हेनले क्या है? ये यहाँ से जो थिक पार्ट था, यहाँ से लेकर ये जो थिन वाला, ये थिन वाला जितना पार्ट है आपका, दिस लूप इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले. ठीक है ना. इसका कोई ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है कि कहीं पे थिन है कहीं पे थिक है. ठीक है. जहाँ पे थिन है उस जगह पे रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज थिन, इट इज इजी टू रीअब्जॉर्ब एट दोस पॉइंट्स. हाउएवर डीसीटी और पीसीटी पे भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एट दोस पॉइंट इज लेस. रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑन लूप ऑफ हेनले इज मोर. दैट्स इट. क्लियर ये चीज? ओके. सो स्टॉप हियर टुडे. ठीक है. विल कंटिन्यू दिस टुमारो. चलिए, धन्यवाद.